दोस्तों, कल्पना करो, चौथी शताब्दी का मध्य भारत, पाटलिपुत्र का भव्य राजदरबार, विशाल स्तंभों से सजे हॉल में गुप्त साम्राज्य के सामंत, मंत्री और राज परिवार के सदस्य एकत्रित हैं। बीच में राजसी सिंहासन पर सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम विराजमान है। उनकी उम्र का प्रभाव उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है, लेकिन उनकी आंखों में एक असाधारण चमक है। वातावरण में एक भारी चुप्पी है, एक ऐसी चुप्पी जो किसी बड़ी घोषणा से पहले होती है। पाटलिपुत्र के उस भव्य दरबार में सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सभी पुत्रों और सभासदों की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, एक पिता का गर्व और एक सम्राट की चिंता, दोनों एक साथ छलक रहे थे। उन्होंने भरी सभा में अपने एक पुत्र का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास खड़ा किया और एक ऐसी घोषणा की जिसने दरबार में बैठे कई राजकुमारों के चेहरों को उदास और निस्तेज कर दिया। सम्राट ने कहा, यह आर्य है, यही मेरे बाद इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। वो राजकुमार कोई और नहीं, समुद्रगुप्त थे। लेकिन ये घोषणा जितनी सीधी लगती है उतनी थी नहीं। ये कोई सामान्य राज्याभिषेक नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल की शुरुआत थी। प्राचीन भारतीय परंपरा में सिंहासन पर सबसे बड़े पुत्र का अधिकार माना जाता था, जिसे ज्येष्ठाधिकार का नियम कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का सार्वजनिक रूप से समुद्रगुप्त को चुनना और उन्हें सबसे योग्य घोषित करना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि समुद्रगुप्त शायद उनके सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। ये एक ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसका उद्देश्य योग्यता को जन्मसिद्ध अधिकार पर प्राथमिकता देना था और इस निर्णय के पीछे छिपे किसी भी संभावित विद्रोह को पहले ही कुचल देना था। प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त की विजयों का गुणगान करती है, खुद इस बात का जिक्र करती है कि जब ये घोषणा हुई तो दरबार में मौजूद समान कुल के दूसरे राजकुमारों के चेहरे उदास हो गए थे। ये उदासी केवल निराशा नहीं थी, ये एक तूफान का संकेत थी, एक ऐसे संघर्ष का जो गुप्त वंश के गलियारों में पनप रहा था। और इसी संघर्ष से जुड़ा है भारतीय इतिहास का एक बड़ा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसका नाम है कच्छ। इतिहासकारों को कुछ ऐसे सोने के सिक्के मिले हैं जिन पर कच्छ नामक एक राजा का नाम अंकित है। इन सिक्कों पर लिखा है, कच्छ पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है। ये सिक्के गुप्त शैली के हैं, लेकिन गुप्तों की आधिकारिक वंशावली में कच्छ नाम का कोई सम्राट नहीं है। तो ये कच्छ कौन था? इस सवाल ने इतिहासकारों को दो धड़ों में बांट दिया है। एक सिद्धांत ये कहता है कि कच्छ चंद्रगुप्त प्रथम का सबसे बड़ा पुत्र और समुद्रगुप्त का भाई था। संभव है कि पिता के निर्णय से असंतुष्ट होकर उसने सिंहासन पर अपना अधिकार जताया हो और कुछ समय के लिए राजा भी बना हो, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त ने उसे एक रक्त रंजित संघर्ष में पराजित कर दिया। अगर ये सच है तो समुद्रगुप्त को सिंहासन विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने इसे अपने ही भाई से छीना था। दूसरा और अधिक स्वीकृत सिद्धांत ये है कि कच्छ स्वयं समुद्रगुप्त का ही प्रारंभिक या व्यक्तिगत नाम था। हो सकता है कि सम्राट बनने के बाद अपने साम्राज्य को समुद्र तक फैलाने के उपलक्ष्य में उन्होंने समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की हो, जिसका अर्थ है वह जिसकी रक्षा समुद्र करते हैं। इस सिद्धांत को इस बात से बल मिलता है कि कच्छ के सिक्कों पर सर्वराज उच्छेदता, यानी सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला जैसी उपाधि मिलती है, और ये उपाधि समुद्रगुप्त के अलावा किसी और गुप्त सम्राट के लिए उपयुक्त नहीं लगती। यदि कच्छ ने समुद्रगुप्त से पहले ही इतने राजाओं को जीत लिया होता तो समुद्रगुप्त को फिर से उन विजयों की आवश्यकता क्यों पड़ती? ये रहस्य कि क्या समुद्रगुप्त ने सिंहासन के लिए अपने भाई से युद्ध किया या कच्छ उन्हीं का एक और नाम था, उनकी कहानी को शुरू से ही एक रोमांचक और रहस्यमयी मोड़ देता है। ये हमें बताता है कि जिस सम्राट को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसका सत्ता तक का सफर फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों भरा एक पथ था, जहां हर कदम पर षड्यंत्र और संघर्ष की आहट थी। चलिए इसी रहस्य की परतें खोलते हुए उस महान सम्राट की कहानी को शुरू से जानते हैं। समुद्रगुप्त की कहानी को समझने के लिए हमें उस समय के भारत को समझना होगा जिसमें उन्होंने आंखें खोली थीं। ये चौथी शताब्दी ईस्वी का भारत था, एक बिखरा हुआ, खंडित और राजनीतिक रूप से अस्थिर भारत। लगभग 500 साल पहले महान मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन के अधीन कर दिया था, लेकिन उसके पतन के बाद एकता का वो सपना टूट चुका था। भारत एक विशाल शतरंज की बिसात बन गया था, जिस पर सैकड़ों छोटी बड़ी शक्तियां अपनी अपनी चालें चला रही थीं। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव था। शक और शक्तिशाली कुषाण, जो कभी एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, अब भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। मध्य भारत में नाग वंश जैसे शक्तिशाली स्थानीय राजवंशों का उदय हो चुका था, जो किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती देने में सक्षम थे। गंगा का उपजाऊ मैदान, जो कभी मौर्य सत्ता का केंद्र था, अब कई छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था।
हर राजा खुद को महाराजा कहता था, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके। ये राजनीतिक अराजकता का युग था, एक ऐसा समय जब भारत एक ऐसे नायक की प्रतीक्षा कर रहा था जो इस बिखरी हुई भूमि को फिर से एक कर सके। इसी उथल पुथल के बीच मगध की प्राचीन भूमि पर एक नए वंश का उदय हो रहा था, गुप्त वंश। गुप्तों की शुरुआत बहुत ही साधारण और रहस्यमयी थी। उनके पहले ज्ञात शासक श्रीगुप्त ने लगभग 240 ईस्वी में शासन करना शुरू किया। इतिहासकारों का मानना है कि वो और उनके पुत्र घटोत्कच संभवतः कुषाणों के अधीन सामंत शासक थे जो एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करते थे। उनके वंश या वर्ण को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जहां गुप्त उपनाम वैश्य वर्ण के लिए निर्धारित है, उन्हें वैश्य माना जाता है। वहीं कुछ अन्य विद्वान उनके वैवाहिक संबंधों के आधार पर उन्हें ब्राह्मण मानते हैं। उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी रही हो, एक बात निश्चित थी, उनमें महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं थी। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने एक छोटी सी रियासत की नींव रखी, लेकिन इस नींव को साम्राज्य के विशाल स्तंभों में बदलने का श्रेय घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने वो किया जो एक महान रणनीतिकार करता है। उन्होंने तलवार के साथ साथ कूटनीति का भी सहारा लिया। उन्होंने उस समय के सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन गणराज्यों में से एक लिच्छवियों के साथ एक निर्णायक वैवाहिक गठबंधन किया। लिच्छवी कोई साधारण वंश नहीं थे, वे सदियों से अपनी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। गुप्त, जो उस समय एक अपेक्षाकृत नया और अज्ञात वंश था, के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धि थी। ये विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि दो शक्तियों का संगम था। इसने गुप्तों को वो प्राचीन प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति प्रदान की जिसकी उन्हें एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए सख्त जरूरत थी। इस गठबंधन की सफलता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि बाद में समुद्रगुप्त ने बड़े गर्व के साथ खुद को लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवियों की बेटी का बेटा कहलवाया। ये सिर्फ पारिवारिक गौरव का प्रदर्शन नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान था। ये पूरे विश्व को ये याद दिलाने का एक तरीका था कि उनकी रगों में एक नए राजवंश की महत्वाकांक्षा के साथ साथ एक प्राचीन और सम्मानित गणराज्य का रक्त भी बहता है। इस विवाह से मिली शक्ति के बल पर ही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की साधारण उपाधि को त्याग कर महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की भव्य उपाधि धारण की। ये गुप्त साम्राज्य के जन्म की आधिकारिक घोषणा थी। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी थी जिसे उनका पुत्र समुद्रगुप्त बुलंदी की उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी महान गठबंधन की संतान के रूप में पाटलिपुत्र के राजमहल में चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के यहाँ समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। उनके जन्म से ही ये स्पष्ट था कि वो कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। उनकी माँ की ओर से उन्हें में लिच्छवियों की प्राचीन विरासत मिली थी और पिता की ओर से एक उभरते हुए साम्राज्य की महत्वाकांक्षा। उनके सिक्कों और अभिलेखों में लिच्छवी दोहित्र का बार बार उल्लेख ये दर्शाता है कि ये पहचान उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ये उनकी शाही वैधता का सबसे बड़ा प्रमाण था, एक ऐसा तमगा जो उन्हें दूसरे राजकुमारों से श्रेष्ठ बनाता था। यद्यपि इतिहास के पन्नों में उनके बचपन और प्रारंभिक जीवन का विस्तृत विवरण नहीं मिलता, हम उस समय की परंपराओं के आधार पर ये कल्पना कर सकते हैं कि एक भावी चक्रवर्ती सम्राट का निर्माण कैसे हुआ होगा। उनकी शिक्षा केवल राजमहल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही होगी। उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया गया होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से राजनीति और कूटनीति के दांव पेंच सिखाए गए होंगे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति उस समय तक फैल चुकी थी और ये संभव है कि उन्हें उस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा मिली हो। लेकिन उनकी असली पाठशाला तो शस्त्रागार और युद्ध के मैदान थे। उन्हें छोटी उम्र से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में पारंगत किया गया होगा। उन्हें सैन्य व्यूह रचना के जटिल सिद्धांत सिखाए गए होंगे। कैसे सेना का नेतृत्व करना है, कैसे किलों को भेदना है और कैसे दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित करना है। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम स्वयं एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया होगा कि उनका चुना हुआ उत्तराधिकारी हर तरह की सैन्य चुनौती के लिए तैयार हो। प्रयाग प्रशस्ति में बाद में हरिशेन लिखते हैं कि समुद्रगुप्त के शरीर पर सैकड़ों युद्धों में लगे घावों के निशान थे जो उनकी शोभा बढ़ाते थे। ये घाव इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपना जीवन युद्ध के मैदान में बिताया था और हर घाव उनकी वीरता की एक कहानी कहता था। लेकिन जो बात समुद्रगुप्त को इतिहास के अन्य महान विजेताओं जैसे सिकंदर या चंगेज खान से बिल्कुल अलग बनाती है
वो थी उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू। जहां एक ओर उनका हाथ तलवार पर मजबूती से जमता था, वहीं दूसरी ओर उनकी उंगलियां वीणा के तारों पर जादू बिखेर देती थीं। वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के कलाकार भी थे। ये विरोधाभास ही उनकी महानता का असली रहस्य है। ये दर्शाता है कि उनके भीतर एक अजेय योद्धा की क्रूरता और एक संवेदनशील कवि का हृदय दोनों एक साथ निवास करते थे। उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें एक राजसी सोफे पर आराम से बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये छवि किसी ऐसे सम्राट की नहीं है जो केवल रक्तपात और विजय में आनंद लेता हो। ये एक ऐसे परिष्कृत और सुसंस्कृत शासक की छवि है जो युद्ध की क्रूरताओं के बीच भी संगीत और कला में शांति और सौंदर्य की तलाश करता है। बाद में उन्हें कविराज यानी कवियों के राजा की उपाधि दी गई, जो इस बात का प्रमाण है कि वो न केवल कला के संरक्षक थे बल्कि स्वयं भी एक प्रतिभाशाली कवि थे। इस प्रकार राजकुमार समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व दो ध्रुवों पर विकसित हो रहा था। एक तरफ युद्ध के मैदान की कठोरता और दूसरी तरफ संगीत और कविता की कोमलता। यही दोहरा व्यक्तित्व उन्हें भविष्य में एक ऐसा सम्राट बनाने वाला था जो न केवल राज्यों को जीतना जानता था बल्कि दिलों को जीतना भी जानता था। वो एक ऐसे नायक के रूप में तैयार हो रहे थे जिसकी भारत को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा नायक जो अपनी तलवार से भारत को एक कर सके और अपनी कला से उस एकता में आत्मा फूंके। जब समुद्रगुप्त ने सिंहासन संभाला तो उन्हें विरासत में एक मजबूत लेकिन अभी भी सीमित राज्य मिला था, जो संभवतः मगध से लेकर प्रयाग तक फैला हुआ था। लेकिन उनकी आंखों में अपने पिता से कहीं बड़ा सपना था, दिग्विजय का सपना, यानी चारों दिशाओं को जीतने का सपना। वो केवल एक महाराजाधिराज बनकर संतुष्ट नहीं थे, वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। एक ऐसा शासक जिसका चक्र पूरे भारतवर्ष में निर्विरोध घूमे। उनके इस सपने और उनकी विजयों की सबसे प्रामाणिक और विस्तृत कहानी हमें एक पत्थर पर खुदी हुई मिलती है। ये पत्थर आज प्रयागराज, इलाहाबाद के किले में खड़ा है और इसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये कोई साधारण शिलालेख नहीं है। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, उनके युद्ध और शांति मंत्री हरिशेन द्वारा रचित एक महाकाव्य है। संस्कृत की सुंदर और अलंकृत भाषा में लिखी ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जो हमें चौथी शताब्दी के भारत के राजनीतिक नक्शे की एक झलक देती है। इस प्रशस्ति का पत्थर पर अंकित होना भी एक प्रतीकात्मक कार्य था। हरिशेन ने इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने के लिए उसी स्तंभ को चुना जिस पर सदियों पहले महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शांति और धम्म के संदेश खुदवाए थे। ये एक सोची समझी राजनीतिक घोषणा थी। ये इतिहास के साथ एक संवाद था। समुद्रगुप्त मानो अशोक से कह रहे थे, आपका धम्म विजय का युग समाप्त हुआ। अब एक नए सम्राट का युग है जो शस्त्रों के बल पर धर्म विजय करेगा और भारत को एक करेगा। ये एक महान सम्राट की विरासत पर अपनी उससे भी बड़ी विरासत का निर्माण करने का एक साहसिक प्रयास था। प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की शुरुआत आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के हृदय स्थल से की। उन्होंने यहाँ 2 चरणों में विनाशकारी अभियान चलाए। पहला उत्तरी अभियान अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपनी शक्ति को परखा और 3 प्रमुख राजाओं को पराजित किया, अच्युत, नागसेन और गणपतिनाग। ये तीनों संभवतः मध्य भारत और ऊपरी गंगा घाटी में शासन करने वाले शक्तिशाली नाग वंश के शासक थे जो गुप्तों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। इस पहली जीत ने न केवल उनके दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश दिया बल्कि उनकी अपनी सेना का मनोबल भी आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरा उत्तरी अभियान अपनी दक्षिणी विजयों के बाद समुद्रगुप्त एक बार फिर आर्यावर्त की ओर लौटे और इस बार वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और निर्दयी थे। इस अभियान में उन्होंने 9 राजाओं की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया। प्रशस्ति में रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, बलवर्मन जैसे राजाओं के नाम गिनाए गए हैं। ये वो शासक थे जिन्होंने शायद उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उत्तरी भारत में समुद्रगुप्त की नीति अत्यंत कठोर और सीधी थी। हरिशेन इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रसभोधरण। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जबरदस्ती और हिंसा पूर्वक जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्होंने इन 9 राजाओं को केवल युद्ध में हराया नहीं बल्कि उन्हें समूल नष्ट कर दिया और उनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में विलीन कर लिया। ये नीति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वो आर्यावर्त पर कोई समझौता नहीं चाहते थे। वो गंगा की उपजाऊ घाटी, जो भारत का आर्थिक और राजनीतिक हृदय थी, पर पूर्ण और सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इस नीति के माध्यम से उन्होंने उत्तरी भारत के राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाया
और एक विशाल, एकीकृत और सीधे प्रशासित होने वाले साम्राज्य के नोयों का निर्माण किया। आर्यावर्त में अब कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं बची थी जो गुप्तों को चुनौती दे सके। समुद्रगुप्त अब उत्तरी भारत के निर्विवाद स्वामी थे। आर्यावर्त पर अपनी पकड़ को लोहे की तरह मजबूत करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी नजरें उस दिशा में घुमाई जहां बड़े बड़े सम्राट जाने का साहस नहीं कर पाते थे। दक्षिण पथ यानी दक्षिण भारत, ये एक ऐसा अभियान था जो न केवल उनकी सैन्य शक्ति की बल्कि उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। उनका अभियान एक विशाल सैन्य यात्रा थी। गुप्त सेना ने पाटलिपुत्र से कूच किया और मध्य भारत के घने और रहस्यमयी आटविक राज्यों को अपने अधीन करते हुए आगे बढ़ी। इन जंगली कबीलों को वश में करना आवश्यक था क्योंकि वो दक्षिण की ओर जाने वाले मार्गों को नियंत्रित करते थे। इसके बाद समुद्रगुप्त की सेना ने भारत के पूर्वी तट का अनुसरण किया, एक के बाद एक राज्यों को अपने विजय रथ के नीचे रौंदते हुए। ये अभियान उन्हें दक्षिण में सुदूर कांचीपुरम तक ले गया, जो उस समय शक्तिशाली पल्लव वंश की राजधानी थी। प्रयाग प्रशस्ति हमें बताती है कि इस महाअभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। इस सूची में कुछ प्रमुख नाम थे: कोसल के महेंद्र, महाकांतार के व्याघ्रराज, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी और सबसे महत्वपूर्ण कांची के पल्लव राजा विष्णुगोप। इन सभी राजाओं को युद्ध के मैदान में गुप्त सेना की श्रेष्ठता के सामने झुकना पड़ा, लेकिन यहीं पर समुद्रगुप्त ने वो किया जिसने उन्हें इतिहास के साधारण विजेताओं की भीड़ से अलग कर दिया। उत्तर भारत में जहां उन्होंने प्रसभोद्धरण की क्रूर नीति अपनाई थी, वहीं दक्षिण में उनकी रणनीति बिल्कुल विपरीत थी। वो जानते थे कि उनकी राजधानी पाटलिपुत्र से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण के इन राज्यों पर सीधा शासन करना और नियंत्रण बनाए रखना लगभग असंभव था। ऐसा प्रयास प्रशासनिक रूप से थका देने वाला और निरंतर विद्रोहों को जन्म देने वाला होता। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जो उनकी असाधारण राजनीतिक और रणनीतिक समझ का प्रमाण है। इस नीति को हरिशेन ने 3 शब्दों में खूबसूरती से समझाया है: ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण का अर्थ है शत्रु को पकड़ना या उस पर अधिकार कर लेना। समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य शक्ति से इन सभी 12 राजाओं को पराजित किया और उन्हें बंदी बना लिया। मोक्ष का अर्थ है मुक्त कर देना। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने इन पराजित राजाओं को कैद से मुक्त कर दिया। अनुग्रह का अर्थ है कृपा करना। उन्होंने न केवल राजाओं को मुक्त किया बल्कि उन पर कृपा करते हुए उनके राज्य भी उन्हें वापस लौटा दिए। ये कोई दया का कार्य नहीं था, ये शुद्ध कूटनीति थी। इस नीति के तहत पराजित राजाओं को उनका राज्य और सिंहासन तो वापस मिल गया, लेकिन एक शर्त पर उन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करनी होगी। उन्हें नियमित रूप से कर और श्रद्धांजलि भेजनी होगी और उनके दरबार में उपस्थित होकर सम्मान प्रकट करना होगा। इस तरह वो स्वतंत्र शासक न रहकर गुप्त साम्राज्य के सामंत या जागीरदार बन गए। इस अनूठी नीति के कई दूरगामी लाभ हुए। पहला, समुद्रगुप्त ने बिना किसी प्रशासनिक बोझ के दक्षिण भारत के विशाल धन और संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा, पराजित राजाओं को उनके राज्य वापस देकर उन्होंने उनकी वफादारी जीत ली और भविष्य के विद्रोहों की संभावना को कम कर दिया। ये राजा अब दुश्मन नहीं बल्कि साम्राज्य के दक्षिणी सीमा के रक्षक बन गए। तीसरा, इस नीति ने उन्हें धर्म विजयी की उपाधि दी, जो एक ऐसे राजा का आदर्श था जो केवल विजय के लिए विजय नहीं करता बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए करता है। खैर, समुद्रगुप्त की विजयों की गूंज अब पूरे भारतवर्ष में सुनाई दे रही थी। उनकी अजेय सेना और उनकी चतुर कूटनीति की कहानियां हवा की तरह फैल गईं। इसका परिणाम ये हुआ कि कई राज्यों ने बिना युद्ध का सामना किए ही उनकी शक्ति के आगे सिर झुका दिया। प्रयाग प्रशस्ति हमें बताती है कि समुद्रगुप्त ने एक त्रिस्तरीय साम्राज्य की संरचना की थी। एक सीधे प्रशासित होने वाला मुख्य क्षेत्र, एक सहायक राज्यों का बफर जोन और एक राजनयिक प्रभाव वाला बाहरी क्षेत्र। साम्राज्य के मुख्य भाग यानी आर्यावर्त के चारों ओर स्थित सीमावर्ती राज्यों ने समुद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति को देखा और समझदारी इसी में समझी कि वो टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता अपनाए। इनमें पूर्वी सीमा पर स्थित समतट, आधुनिक बंगाल का हिस्सा, डवाक और कामरूप, आधुनिक असम जैसे राज्य शामिल थे। उत्तर में हिमालय की तलहटी में स्थित नेपाल और कर्तरीपुर जैसे राज्यों ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह पश्चिम में स्थित प्राचीन जनजातीय गणराज्य जो अपनी स्वतंत्रता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे कि मालव, अर्जुनायन, यौधेय और मद्रक, ने भी गुप्त सम्राट की सर्वोच्चता को मान लिया। इन सभी राज्यों और गणराज्यों ने समुद्रगुप्त के लिए 3 प्रमुख शर्तें स्वीकार की: सर्व करदान, सभी प्रकार के करों का भुगतान करना; आज्ञाकरण, उनके आदेशों का पालन करना; और प्रणामागमन,
व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि देना। इस नीति के माध्यम से समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के चारों ओर वफादार सहायक राज्यों का एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया, जिसने बाहरी आक्रमणों से मुख्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा। समुद्रगुप्त का प्रभाव केवल भारत की पारंपरिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी ख्याति उन विदेशी शक्तियों तक भी पहुंची जो सदियों से भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। प्रयाग प्रशस्ति में गर्व से उल्लेख किया गया है कि दैवपुत्र शाही शाहानुशाही उत्तर पश्चिम में शासन कर रहे कुषाणों के वंशज शकमरुंड और सिंहल आदि सर्व द्वीपवासी, श्रीलंका और अन्य द्वीपों के निवासी जैसे विदेशी शासकों ने भी उनकी मित्रता और संरक्षण की मांग की। इन विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के प्रस्ताव भेजे। उन्होंने आत्मनिवेदन, व्यक्तिगत सेवा का प्रस्ताव, कन्योपायन दान, अपनी बेटियों को विवाह में देने का प्रस्ताव और अपने अपने क्षेत्रों में शासन करने के लिए गुप्तों के शाही गरुड़ चिह्नित मोहर की अनुमति मांगने जैसे कूटनीतिक कदम उठाए। ये समुद्रगुप्त की शक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। वो अब केवल भारत के सम्राट नहीं थे, बल्कि एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय शक्ति बन गए थे जिससे पड़ोसी देश भी संबंध बनाने के लिए उत्सुक थे। इसका एक ठोस उदाहरण हमें एक चीनी ऐतिहासिक स्रोत से मिलता है। उसके अनुसार श्रीलंका सिंहल के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के दरबार में बहुमूल्य उपहारों के साथ एक दूतावास भेजा था। राजा मेघवर्मन ने भारत में बोधगया के पवित्र स्थान पर श्रीलंकाई बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मठ बनाने की अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त, जो स्वयं एक कट्टर वैष्णव हिंदू थे, ने बड़ी उदारता से ये अनुमति प्रदान की। ये घटना न केवल उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है, बल्कि ये भी प्रमाणित करती है कि वो एक चतुर राजनयिक थे जो जानते थे कि मैत्रीपूर्ण संबंधों से साम्राज्य को मजबूती मिलती है। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी संरचना अद्वितीय थी। केंद्र में एक मजबूत, सीधे नियंत्रित होने वाला राज्य, उसके चारों ओर सहायक राज्यों का एक वफादार घेरा और उसके बाहर विदेशी शक्तियों का एक मैत्रीपूर्ण प्रभाव क्षेत्र। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी देती थी। अपनी दिग्विजय यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जब समुद्रगुप्त का विजय रथ पाटलिपुत्र लौटा, तो ये समय था पूरे विश्व के सामने अपनी संप्रभुता की अंतिम और सबसे भव्य घोषणा करने का। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे प्राचीन और शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया जिसे सदियों से किसी बड़े सम्राट ने नहीं किया था। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण पूजा या अनुष्ठान नहीं था। ये शक्ति, प्रतिष्ठा और निर्विवाद आधिपत्य का प्रतीक था। इसे केवल वही राजा कर सकता था जो खुद को चक्रवर्ती यानी सार्वभौम शासक मानता हो। इस यज्ञ का पुनरुद्धार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक कदम था। महान मौर्य सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ने वैदिक यज्ञों और पशु बलि की निंदा की थी। उसके बाद के युग में शक और कुषाण जैसे विदेशी शासकों का प्रभाव रहा, जिनकी धार्मिक परंपराएं अलग थीं। ऐसे में समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना सदियों के बाद भारत में एक शक्तिशाली, स्वदेशी और ब्राह्मणवादी हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना का उद्घोष था। ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी प्राचीन वैदिक जड़ों की ओर लौट रहा है और गुप्त वंश उस परंपरा का संरक्षक है। इस यज्ञ की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और भव्य होती थी। एक विशेष शुभ लक्षणों वाले श्रेष्ठ सफेद घोड़े का चयन किया जाता था। उसे पवित्र जल से स्नान कराकर और मंत्रोच्चार के साथ पूजित कर 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। घोड़े के साथ राजा के पुत्रों और राजकुमारों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना की टुकड़ी चलती थी जिसका काम घोड़े की रक्षा करना था। ये घोड़ा 1 वर्ष तक जिन जिन राज्यों और प्रदेशों से गुजरता, वहां के स्थानीय शासक के पास 2 ही विकल्प होते थे। या तो वो घोड़े को पकड़कर गुप्त सम्राट की सेना को युद्ध के लिए चुनौती दे, या फिर वो चुपचाप घोड़े को अपने राज्य से गुजरने दे और इस प्रकार समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ले। ये 1 वर्ष तक चलने वाला शक्ति प्रदर्शन था, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना करने का साहस किसी ने नहीं किया। 1 वर्ष के बाद जब वो अजेय घोड़ा विजय पूर्वक राजधानी पाटलिपुत्र वापस लौटा, तब यज्ञ का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया जहां साम्राज्य भर के ब्राह्मण, विद्वान, सामंत राजा और आम नागरिक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए। भव्य समारोहों और वैदिक मंत्रों के बीच उस घोड़े की बलि दी गई। ये बलि राजा के चक्रवर्ती पद की अंतिम मुहर थी। इस महान अवसर को अमर बनाने के लिए समुद्रगुप्त ने विशेष प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों के एक तरफ यज्ञ के घोड़े को
एक यज्ञ स्तंभ के सामने खड़ा दिखाया गया है और दूसरी तरफ रानी को हाथ में चंवर लिए हुए दर्शाया गया है। इन सिक्कों पर गर्व से राजाधिराज पृथ्वीमविजित्य दिवम जैत्या हृतवाजिमेधा, राजाओं के राजा पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग को जीतते हैं, और अश्वमेध पराक्रम, जिसका पराक्रम अश्वमेध यज्ञ के समान है, जैसी उपाधियां अंकित हैं। ये यज्ञ समुद्रगुप्त के शासनकाल का शिखर था। ये उनकी सैन्य विजयों पर एक धार्मिक और आध्यात्मिक मुहर थी। इसके माध्यम से उन्होंने न केवल पृथ्वी पर बल्कि देवलोक में भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। वो अब केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका यश और प्रताप अश्वमेध के घोड़े की तरह पूरे भारतवर्ष में निर्विरोध दौड़ रहा था। यदि प्रयाग का विजय स्तंभ समुद्रगुप्त के योद्धा स्वरूप का प्रतीक है, तो उनके सिक्के उनके व्यक्तित्व के एक बिल्कुल अलग और शायद अधिक आकर्षक पहलू को उजागर करते हैं। ये वो पहलू है जो उन्हें इतिहास के अन्य महान विजेताओं से अद्वितीय बनाता है। वो एक ऐसे सम्राट थे जिनका एक हाथ जितनी सहजता से तलवार की मूठ पर रहता था, उतनी ही कोमलता से दूसरा हाथ वीणा के तारों पर थिरकता था। प्रयाग प्रशस्ति में उनके मंत्री हरिशेन लिखते हैं कि समुद्रगुप्त के शरीर पर समर शत वितत विजय यशः पताक, यानी सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त करने के यश रूपी पताका फहरा रही थी, और उनके शरीर पर परशु, बाण, शूल, शक्ति, असी, तोमर जैसे अनगिनत अस्त्रों के घावों के निशान थे जो उनकी सुंदरता को बढ़ाते थे। ये एक ऐसे योद्धा का चित्र है जो हमेशा युद्ध की अग्रिम पंक्ति में लड़ता था। लेकिन यही हरिशेन उन्हें एक और उपाधि से भी विभूषित करते हैं, कविराज। कविराज का अर्थ है कवियों का राजा। ये उपाधि बताती है कि समुद्रगुप्त न केवल कविता और साहित्य के महान संरक्षक थे, बल्कि वे स्वयं एक उच्च कोटि के कवि थे, जिनकी रचनाएं विद्वानों को भी चकित कर देती थीं। यद्यपि दुर्भाग्य से उनकी कोई भी कविता आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये उपाधि इस बात का प्रमाण है कि उनके कठोर योद्धा शरीर के भीतर एक कवि की संवेदनशील आत्मा बसती थी। उन्होंने अपने दरबार को उस युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों, कवियों और कलाकारों से सुशोभित किया। हरिशेन स्वयं एक महान कवि और विद्वान थे। कुछ साक्ष्यों के अनुसार प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु को भी उनका संरक्षण प्राप्त था। ये उनकी बौद्धिक उदारता और विभिन्न विचारधाराओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उनके कला प्रेम का सबसे जीवंत और स्थायी प्रमाण उनके सोने के सिक्के हैं। उन्होंने कई प्रकार के सिक्के जारी किए, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध वीणा वादक प्रकार के सिक्के हैं। इन सिक्कों में सम्राट समुद्रगुप्त को राजसी वेशभूषा में एक ऊंचे सोफे पर आराम से बैठकर अपनी गोद में वीणा रखकर उसे बजाते हुए दिखाया गया है। ये छवि एक शक्तिशाली संदेश देती है। ये एक ऐसे सम्राट की छवि है जो जानता है कि साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति से नहीं चलते, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान से भी सुशोभित होते हैं। ये छवि हमें बताती है कि युद्ध के मैदान की क्रूरता और रक्तपात के बाद वो सम्राट संगीत की शांत और मधुर दुनिया में सुकून पाते थे। वो एक कुशल प्रशासक भी थे। इतने विशाल साम्राज्य को, जिसकी संरचना इतनी जटिल थी, सफलतापूर्वक चलाना उनकी प्रशासनिक प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जिस पर उनके उत्तराधिकारियों ने एक स्वर्ण युग का निर्माण किया। वो मुख्य रूप से हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, लेकिन वो अन्य धर्मों के प्रति पूरी तरह से सहिष्णु थे। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध राजा को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक समझदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व इन दो चरम सीमाओं का एक अद्भुत संगम था, एक अजेय योद्धा और एक भावुक कलाकार। वो एक ऐसे सम्राट थे जो युद्ध की भीषण गर्जना और वीणा के मधुर संगीत दोनों को समान रूप से समझते और सराहते थे। यही अद्वितीय संतुलन उन्हें भारतीय इतिहास का एक ऐसा महानायक बनाता है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। लगभग 45 वर्षों के शानदार और विजयी शासनकाल के बाद लगभग 375 या 380 ईस्वी में चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त का युग समाप्त हुआ। उन्होंने एक खंडित देश को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया था। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर उनके पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय एक स्वर्ण युग का निर्माण करने वाले थे। गुप्तों की आधिकारिक वंशावली के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठे। लेकिन क्या सत्ता का यह हस्तांतरण इतना सीधा और शांतिपूर्ण था? इतिहास की परतों के नीचे एक और कहानी दबी हुई है, एक ऐसी कहानी जो नाटक, षड्यंत्र, कायरता और वीरता से भरी है।
ये कहानी हमें गुप्तों के आधिकारिक शिलालेखों में नहीं मिलती, बल्कि ये हमें सदियों बाद लिखे गए साहित्यिक ग्रंथों, विशेष रूप से विशाखदत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक देवी चंद्रगुप्तम के बचे हुए अंशों से पता चलती है। इस कहानी के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उनका छोटा बेटा चंद्रगुप्त नहीं, बल्कि उनका बड़ा बेटा रामगुप्त था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा, लेकिन वो अपने पिता की तरह वीर और पराक्रमी नहीं, बल्कि एक कमजोर और कायर शासक था। उसके शासनकाल में पश्चिमी भारत के शक्तिशाली शक क्षत्रपों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में पराजित होने के बाद शक राजा ने रामगुप्त के सामने एक अपमानजनक शर्त रखी। शांति के बदले में रामगुप्त को अपनी पत्नी सुंदर और स्वाभिमानी रानी ध्रुवदेवी को शक शिविर में भेजना होगा। कायर रामगुप्त अपने साम्राज्य और अपनी रानी के सम्मान की रक्षा करने के बजाय इस शर्मनाक शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया। जब ये खबर उसके छोटे भाई राजकुमार चंद्रगुप्त तक पहुंची तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की ठानी। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने स्वयं रानी ध्रुवदेवी का वेश धारण किया और उनके साथ कई वीर सैनिकों को महिला पालकी वाहकों के भेष में लेकर शक शिविर की ओर प्रस्थान किया। जब वे शक राजा के खेमे में पहुंचे तो कामांध शक राजा ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि रानी ध्रुवदेवी स्वयं आई हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, चंद्रगुप्त और उनके सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और अचानक हमला कर दिया। उस अप्रत्याशित हमले में उन्होंने शक राजा और उसके कई सैनिकों को मार डाला और गुप्त साम्राज्य के सम्मान को बचाया। इस वीरतापूर्ण कार्य ने चंद्रगुप्त को सेना और प्रजा की नजरों में एक नायक बना दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी नाटकीय था। चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र लौटे और उन्होंने अपने कायर भाई रामगुप्त को, जिसने अपने वंश और अपनी पत्नी के सम्मान को दांव पर लगा दिया था, सिंहासन के अयोग्य ठहराया। कहानी का अंत रामगुप्त की हत्या और चंद्रगुप्त द्वारा सिंहासन पर अधिकार करने के साथ होता है। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने भाई की विधवा रानी ध्रुवदेवी से विवाह कर लिया और उन्हें अपनी मुख्य महारानी का सम्मान दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी केवल एक नाटककार की कल्पना है या इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई है? लंबे समय तक इतिहासकार इसे एक कहानी ही मानते रहे, लेकिन फिर मध्य भारत में विदिशा के पास दुर्जनपुर नामक स्थान पर 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली, जिनके आधार पर महाराजाधिराज रामगुप्त का नाम स्पष्ट रूप से खुदा हुआ था। इन मूर्तियों की लिपि 4वीं-5वीं शताब्दी की गुप्त ब्राह्मी लिपि है, जो रामगुप्त नामक एक ऐतिहासिक गुप्त सम्राट के अस्तित्व का पुख्ता पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा रामगुप्त के नाम वाले तांबे के सिक्के भी मिले हैं। ये साक्ष्य इस नाटकीय कहानी को ऐतिहासिक विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। ये इंगित करता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त दरबार में उत्तराधिकार के लिए एक हिंसक संघर्ष हुआ था। ये कहानी समुद्रगुप्त की विरासत को एक जटिल और मानवीय आयाम देती है। ये हमें याद दिलाती है कि महान साम्राज्यों का इतिहास केवल विजयों और उपलब्धियों से नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, प्रेम, घृणा, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात से भी लिखा जाता है। समुद्रगुप्त की पत्नी महारानी दत्त देवी थीं और इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इन्हीं दत्त देवी और समुद्रगुप्त के पुत्र थे। तो ये थी कहानी चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त की, एक ऐसे महानायक की जिसने एक बिखरे हुए और दिशाहीन उपमहाद्वीप को अपनी तलवार की धार और अपनी बुद्धि की प्रखरता से एक शक्तिशाली साम्राज्य के अटूट सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने उस स्वर्ण युग की मजबूत नींव रखी जिसके लिए गुप्त काल को आज भी याद किया जाता है। उनकी विरासत केवल जीती हुई लड़ाइयों या जीते हुए राज्यों के नक्शों में नहीं है। उनकी विरासत उस राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में है जिसे उन्होंने संभव बनाया। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की व्यापक और अजेय सैन्य विजयों को देखते हुए उन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी। ये तुलना उनकी सैन्य प्रतिभा को सम्मान देने के लिए की गई थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक रणनीतिकार के रूप में वो अद्वितीय थे। लेकिन क्या ये तुलना पूरी तरह से उचित है? शायद नहीं। कई मायनों में समुद्रगुप्त का कद नेपोलियन बोनापार्ट से भी बड़ा था। नेपोलियन अपनी तमाम प्रतिभा के बावजूद अंततः वाटरलू के मैदान में पराजित हुआ। उसका साम्राज्य उसके जीवन काल में ही बिखर गया। दूसरी ओर प्रयाग प्रशस्ति का दावा है और कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य इसके विपरीत नहीं है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। वो अजेय थे। इसके अलावा नेपोलियन मुख्य रूप से एक सैन्य जनरल और एक प्रशासक था, लेकिन समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कहीं अधिक बहुआयामी था। वो एक अजेय योद्धा थे,
लेकिन साथ ही वो एक संवेदनशील कवि, एक भावुक संगीतकार और कला के महान संरक्षक भी थे। नेपोलियन ने साम्राज्य जीते, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाने के साथ साथ एक सभ्यता को भी प्रेरित किया। उनकी असली विरासत उनकी दोहरी प्रकृति में निहित है। वो हमें सिखाते हैं कि शक्ति और कला, पराक्रम और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक महान व्यक्तित्व के दो पूरक पहलू हो सकते हैं। इतिहास में कई विजेता हुए जिन्होंने तलवार के दम पर दुनिया जीती, लेकिन समुद्रगुप्त उन चुनिंदा शासकों में से थे जिन्होंने तलवार से साम्राज्य बनाया और वीणा से दिलों को जीता। वो एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जिनकी विजय गाथा आज भी प्रयाग के स्तंभ पर समय को चुनौती देती हुई अंकित है, और जिनके सिक्कों पर बजती वीणा की धुन हमें सदियों बाद भी ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ा योद्धा वही है जो युद्ध के कोलाहल के साथ साथ कला के मौन का भी सम्मान करना जानता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समुद्रगुप्त की ये कहानी दिल को छू गई होगी। वो सम्राट जिसने तलवार से साम्राज्य बनाया और वीणा से दिलों को जीता। अब सोचिए जरा, अगर आज भारत को ऐसा दूरदर्शी, कला प्रेमी और वीर राजा मिल जाए तो क्या हम फिर से स्वर्ण युग देख सकते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, एक सवाल और, आपके हिसाब से किसका शासन ज्यादा महान था, सम्राट अशोक का या समुद्रगुप्त का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं, और आप जिस राजा या सभ्यता के बारे में अगला वीडियो देखना चाहते हैं, बस नीचे लिख दीजिए। मैं वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसे ही एक और विजेता ललितादित्य मुक्तपीड़ की अद्भुत गाथा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।